हेलो गाइस, आज हम डिस्कस कर रहे हैं बैंगलोर वाटर सप्लाई केस। ये लेबर लॉ का एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है। इसमें इंडस्ट्री की डेफिनेशन डिस्कस करी है। बैंगलोर वाटर सप्लाई वर्सेस राजप्पा एंड अदर्स 1978। इसमें 7 जज बेंच ने एक इंडस्ट्री की वाइड डेफिनेशन दी थी, जिसमें ट्रिपल टेस्ट ले डाउन किया था और डोमिनेंट नेचर टेस्ट ले डाउन किया था, जिससे हम ये जज कर सकते हैं कोई एस्टैब्लिशमेंट इंडस्ट्री के डेफिनेशन में आता है या नहीं आता है। सो इसके जजमेंट के पहले जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में इंडस्ट्री की डेफिनेशन दी हुई थी, that read as below: industry means any business, trade, undertaking, manufacture or calling of employees and includes any calling, service, employment, handicraft or industrial occupation or avocation of workmen। इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट नहीं कवर होते हैं, जो हम आगे देखेंगे तो हमें समझ आएगा, जिससे काफ़ी इस्टेब्लिशमेंट इंडस्ट्री अपने आप को नहीं डिक्लेयर करवा कर जो एक्ट है उन अपने आप पर ना अप्लाई होने से वर्कमैन को जो बेनिफिट्स मिलते थे वो नहीं मिल पाते थे। तो इस केस ने काफ़ी केसेस ओवर रूल भी किए, इंडस्ट्री की डेफिनेशन को वाइड किया। अभी इम्पॉर्टेंट ट्रिपल टेस्ट हम देखते हैं। एससी का कहना था कि कोई भी इस्टेब्लिशमेंट अगर ये 3 टेस्ट पास करता है तो दैट एंटरप्राइज इज एन इंडस्ट्री। 3 टेस्ट थे। फर्स्ट की सिस्टमैटिक एक्टिविटी होनी चाहिए इस्टेब्लिशमेंट में, वर्कर्स और एम्प्लॉयर का कॉपरेशन होना चाहिए, और प्रोडक्शन होना चाहिए गुड्स और सर्विस का, नॉट मियरली स्पिरिचुअल और रिलीजियस। ये 3 चीज़ें अगर किसी एस्टेब्लिशमेंट में है तो प्राइमा फेसी वो इंडस्ट्री है। फिर इसने कुछ पॉइंट्स जो आगे दिए कि प्रॉफिट मोटिव जो है दैट इज़ इमटेरियल, इररिलेवेंट। कोई कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाना चाहती, उससे ये डिसाइड नहीं किया जाएगा कि वो इंडस्ट्री है या नहीं। और फिलैंथ्रोपिक एनिमेशन से भी ये डिसाइड नहीं किया जाएगा कि वो इंडस्ट्री है नहीं। जैसे कोई बड़ी कंपनी है, वो बहुत चैरिटी वर्क करती है, इसका ये मतलब नहीं होगा कि वो इंडस्ट्री के परव्यू से बाहर चले जाएगी। अगर ट्रिपल टेस्ट पास करती है तो वो इंडस्ट्री है, भले ही उसमें फिलैंथ्रोपिक पर्पसेस या फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी बहुत हो रही है तो भी। फंक्शनल जो कैरेक्टर है वो डिटरमाइन करेगा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन, क्योंकि किसी वर्कर को क्या फ़र्क पड़ता है कि मोटिव उनका प्रॉफिट है या नहीं है, या बाकी चीज़ें जो भी है। अगर रिलेशन कोई भी वर्कर वहाँ पे एम्प्लॉयड उस बेसिस पे है कि ही इज़ अ वर्कर, तो इंडस्ट्री के एम्बिट में वो एंटरप्राइज आएगा। फिर डोमिनेंट नेचर टेस्ट, ये टेस्ट है, ये कहता है कि जहाँ पे मल्टीपल एक्टिविटीज़ हो रही है किसी इस्टेब्लिशमेंट में, और कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें आइसोलेट किया जाए, तो वो गुड्स प्रोड्यूस करने के यूज़ में नहीं लिए जाते हैं, या जो ट्रिपल टेस्ट है वो पास नहीं करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। तो भी अगर डोमिनेंट नेचर मतलब अधिकतर एक्टिविटी उसकी इंडस्ट्री की परव्यू में है, तो वो पूरी इस्टेब्लिशमेंट, पूरी अंडरटेकिंग को इंडस्ट्री ही कंसिडर किया जाएगा। हालांकि जो वर्कर ऐसे डिपार्टमेंट्स में है जहाँ से प्रोडक्शन नहीं आ रहा है, उनको वर्कमैन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। जैसे कोई फैक्ट्री है, उसमें क्लोथिंग लाइन की फैक्ट्री है, बहुत सारे उसमें वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं जो कपड़े बनाते हैं, ये करते हैं, अपना सिलाई करते हैं। और साथ ही में वहाँ पे उनने एक छोटा सा अपनी फैक्ट्री में टेम्पल बना रखा है। तो जो टेम्पल वाला पोर्शन है
उससे ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ये डोमिनेंट जो पूरी अंडरटेकिंग है उसकी आड़ में वही नहीं कह सकते कि हम इंडस्ट्री नहीं है। पूरी अंडरटेकिंग को इंडस्ट्री कंसिडर किया जाएगा, हालांकि ऑब्वियसली जो पुजारी हैं जो इस पर्पस से नहीं आए हैं कि दे विल बी कॉल्ड अ वर्कमैन, अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं मंदिर का काम, दे विल नॉट बी बेनिफिटेड बाय द स्टेटस ऑफ इंडस्ट्री। देन एक्सेप्शंस इसमें इसी केस लॉ इसी जजमेंट में ही बताए थे सुप्रीम कोर्ट ने। एक्सेप्शंस पे हम नज़र डालें, दिस डज नॉट इंक्लूड स्पिरिचुअल और रिलीजियस सर्विसेज ग्रांटेड गियर्ड टू सेलेस्टियल ब्लिस। वही जैसे मंदिर हो गए या फिर भंडारा चलता है या कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो जिनका एम रिलीजियस है या स्पिरिचुअल है, जैसे आश्रम हो गया कुछ। देन रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी ऑफ प्रोफेशंस, क्लब्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी, गुरुकुल, रिसर्च लैब, ये भी इंडस्ट्री की डेफिनेशन में नहीं आएगी अगर दे डोमिनेंट नेचर टेस्ट पास करते हैं तो। इन अ पायस अल्ट्रिस्टिक मिशन वॉलंटियरिंग फॉर फ्री सर्विसेज और सर्विसेज सप्लाइड एट नॉमिनल कॉस्ट। पायस अल्ट्रिस्टिक मिशन एज इन कोई ऐसा काम जो आप अपनी मेंटल पीस या मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए दान पुण्य के हिसाब से करते हैं। जैसे कोई लॉयर अपना फ्री लीगल एड ऑफ़र कर रहा है, कैंप लगा रहा है, या फिर मान लीजिए कोई डॉक्टर है वो अपने क्लिनिक में कोई क्लिनिक में 2 घंटे या 4 घंटे डिसाइड करता है फ्री सर्विस देंगे। इस टाइप की चीज़ें इंडस्ट्री में नहीं आएंगी। वहाँ पे जो अगर मल्टीपल लोग काम करते हैं, ऐसे 4-5 डॉक्टर्स काम करते हैं, भले ही वो सैलरी ड्रॉ कर भी रहे हैं, नॉमिनल कॉस्ट जो हम बोलेंगे, नॉमिनल कॉस्ट में कि फॉर एग्जांपल 100 रुपये में वो डॉक्टर अपनी सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं, तो वो भी इंडस्ट्री की डेफिनेशन में नहीं आएगा। देन सॉवरेन फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, ये तो ऑलरेडी लेड डाउन लॉ है। जैसे सॉवरेन फंक्शन वो कह सकते हैं जो काम गवर्नमेंट खुद ही कर सकती, किसी और को नहीं दे सकती। जैसे पुलिस विभाग है, पुलिस किसी गवर्नमेंट किसी को आउटसोर्स नहीं कर सकती, उसका सॉवरेन फंक्शन है, तो वो भी इंडस्ट्री की डेफिनेशन से फॉल आउट होगा। देन ये कुछ 3 केस लॉ मैंने लिख रखे हैं, आप नोट कर सकते हैं। इनका जजमेंट ओवर रूल किया गया था, हालांकि इट इज़ नॉट प्रिंसिपल कि हॉस्पिटल्स या यूनिवर्सिटी को इंडस्ट्री नहीं माना जाता। इनमें डोमिनेंट नेचर टेस्ट लगा होगा ऑब्वियसली, लेकिन ये केस लॉ आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। ये एक ड्राफ्ट, ये इस जजमेंट के बाद एक ड्राफ्ट डेफिनेशन भी सरकार द्वारा बनाई गई थी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में। हालांकि वो डेफिनेशन बहुत टाइम तक एक्ट में अप्लाई नहीं की गई थी, वो ड्राफ्ट ही रखा था उसे। हम अभी की बात करें तो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड जो आया था, जिसमें 3 कोड, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट भी इसके अंदर ही शामिल किया गया था। सो इसमें एग्जॉस्टिव बोल सकते हैं, एक बिगर डेफिनेशन आप देखेंगे कि केस लॉ वाले पॉइंट भी इसमें इंक्लूड करे गए हैं। तो अभी जो डेफिनेशन है वो ये रीड करती है, एक बार मैं रीड आउट कर लेता हूँ। सिस्टमैटिक एक्टिविटी, ये ट्रिपल टेस्ट में ही बताया था। कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कर। अब एम्प्लॉयर वर्कर डायरेक्टली हायर्ड है या किसी कॉन्ट्रैक्टर एज इन लेबर कॉन्ट्रैक्टर, दोनों इसमें एक डेफिनेशन में ही इंक्लूड करे गए हैं। फिर प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज with the view to satisfy human wants or wishes, not merely religious or spiritual nature वाली wants wishes को इसमें बाहर रखा गया है। whether or not, इसमें ये पॉइंट्स दिए गए हैं कि इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वही जो जजमेंट में हमने डिस्कस करा था, एनी कैपिटल इज़ इन्वेस्टेड
कोई कैपिटल लगा है या नहीं लगा है इंडस्ट्री स्टार्ट करने में, देन प्रॉफिट मोटिव है या नहीं है, इंस्टीट्यूशन ओन्ड और मैनेज्ड बाय wholly or substantially engaged in charitable or philanthropic service। इन चीज़ों से फ़र्क नहीं, ये पूरे पिछले जो 2 पॉइंट मैंने कहा था उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट डज़ नॉट इंक्लूड, ये एक्सेप्शंस हैं। 4 एक्सेप्शंस डेफिनेशन में दिए गए हैं। इंस्टीट्यूशन, ऐसे इंस्टीट्यूशन जो होली या सब्सटैंशियली चैरिटेबल या फिलैंथ्रोपिक पर्पस में एंगेज्ड हैं। सेकंड एक्सेप्शन है गवर्नमेंट जो सोवरेन फंक्शंस परफॉर्म करती है, इसमें एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, डिफेंस, रिसर्च, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस। देन थर्ड एक्सेप्शन है डोमेस्टिक सर्विस। डोमेस्टिक सर्विस जैसे हमारे हाउस होल्ड मेड हो गए, वर्कर हो गए, या उससे रिलेटेड कोई सर्विस। फोर्थ एक्सेप्शन है कोई ऐसी एक्टिविटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करे, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करके किसी सेक्टर को इंडस्ट्री के परव्यू से बाहर कर सकती है। सो दिस वाज माय अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन यू द this case law, Bangalore water supply. I hope you understood it. ये इसमें मेरे नोट्स जो मैंने बनाए हैं, पीपीटी बनाई है, आप चाहें तो ये मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। इस बेसिस पे आप अपना आंसर भी बना सकते हैं। इससे एक बेसिक व्यू आपको आ गया होगा, और डिटेल आप अगर पूरा केस पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज रीड द जजमेंट। थैंक यू।